जब से चंदा ताई ने रिश्ते के लिए हाँ कही थी, तब से कावेरी और दिवाकर बहुत ज्यादा खुश थे। अब दोनों मायापुर जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन तभी दिवाकर ने कावेरी से कहा, कावेरी, चाहे हम बाकी सबसे माई की पहचान छुपा ले, लेकिन मुझे लगता है मालती को हमें सारी सच्चाई बतानी ही चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मालती गांव में किसी के सामने चंदा ताई का जिक्र कर दे, और मायापुर में तो बहुत लोग चंदा ताई को जानते होंगे। दिवाकर की बात कावेरी को भी ठीक लगी थी। उसने दिवाकर से कहा, हाँ दिवाकर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और वैसे भी मालती तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उससे तो सच छिपा भी नहीं सकती। हमें अभी मालती के पास जाना चाहिए और मालती को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इसके बाद दिवाकर और कावेरी दोनों मालती के पास चले गए। वहां पहुंचकर कावेरी ने जब मालती को ये बताया कि माई इस रिश्ते के लिए मान गई है, तो ये सुनकर मालती तो जैसे खुशी से झूम उठी। लेकिन मालती ने देखा कि कावेरी के चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। ये देखकर मालती ने कावेरी से पूछा, क्या बात है कावेरी, तुम खुश नहीं नजर आ रही हो? जवाब देते हुए कावेरी ने कहा, हाँ मालती, क्योंकि हमारी शादी तो होगी, लेकिन इस खुशी के मौके पर माई हमारे साथ नहीं होगी। ये सुनकर मालती थोड़ा चौंक गई। वो कावेरी की बात को समझ नहीं पाई, तो उसने कावेरी से पूछा, मैं कुछ समझी नहीं कावेरी, तुम कहना क्या चाहती हो? माई क्यों हमारे साथ नहीं होगी? इसके जवाब में कावेरी ने मालती को चंदा ताई, वृंदा और खुद की पूरी सच्चाई बताई। मालती के लिए भी कावेरी की पूरी सच्चाई बहुत चौंकाने वाली थी। चारों तरफ फैले हुए दुख को उत्साह में बदलते हुए मालती ने कहा, देखो कावेरी, माई ने जो भी निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है। हमें उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। इससे कोई भी अब बिल्कुल भी दुखी नहीं होगा। तुम दोनों की शादी होने वाली है। अब चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए। हम 1-2 दिन में ही मायापुर के लिए निकलेंगे, लेकिन उसके पहले शादी के लिए बहुत सारी खरीदारी करेंगे। उन दोनों ने भी मालती की कही बातों में हामी भरी और वहां से बाजार के लिए निकल गए। रात के करीब 10 बज चुके थे। पूरे मायापुर गांव में सन्नाटा पसर चुका था। कहीं कहीं से बस कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। उसी सन्नाटे को चीरता हुआ वही लाल आंखों वाला एक काला साया तारा के घर की तरफ बढ़ रहा था। तारा अपने कमरे में अपनी माँ के साथ सो रही थी। वही तारा के बाबा महेश जी बाहर आंगन में चारपाई पर सो रहे थे। तभी घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी अपने आप खुलने लगी। लोहे के दरवाजे की कुंडी की आवाज जब सोए हुए महेश जी के कानों में पड़ी, तो उनकी हल्की हल्की आंखें खुली। धुंधली आंखों से उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा था, पर दरवाजे के पीछे उसे खोलने वाला कोई नहीं था। ये देखते ही महेश जी के आंखों की नींद जैसे गायब हो गई। वो उठकर बैठ गए। डरते हुए महेश जी ने धीरे से कहा, कौन है? कौन है वहां पर? महेश जी गौर से उस दरवाजे की तरफ देख ही रहे थे कि तभी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। ये देख महेश जी एकदम से चौंक गए। घबराते हुए उन्होंने थोड़ा जोर से कहा, कौन है वहां पर? कौन है? अंदर सोई हुई तारा के कानों में जब महेश जी की आवाज पड़ी, तो तारा ने माँ से कहा, माँ, बाहर बाबा किसी से बात कर रहे हैं क्या? तारा की माँ ने आंखें मलते हुए कहा, रुक, मैं देख कर आती हूँ। ये कहकर तारा की माँ बाहर की तरफ चली गई, पर तारा अंदर ही बिस्तर पर लेटी रही। एक तरफ तारा की माँ महेश जी की तरफ बढ़ रही थी और दूसरी तरफ वो काला साया तारा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वो काला साया कमरे के सामने पहुंचा ही था कि तभी एकदम से उस काले साए को थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। जब बाहर से ही उस काले साए ने अंदर की तरफ झांका, तो उसने देखा कि कमरे के अंदर एक छोटा सा मंदिर है। भले ही तारा काले सायों और भूत प्रेतों में बहुत ज्यादा मानती नहीं थी, लेकिन तारा की माँ इन सब में बहुत मानती थी। इसीलिए वो हमेशा इन सब का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके रखती थी। और जब से जवान लड़कियों के साथ घटनाएं घटनी शुरू हुई थी,
तब से तारा की माँ और ज्यादा सजग हो गई थी, इसीलिए वो काला साया उस कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। अब उस काले साए को किसी भी तरह तारा को बाहर लेकर आना था। उसने फिर से महेश जी की तरफ देखा। महेश जी डरे सहमे से चारपाई पर बैठे हुए थे। तारा की माँ उन्हें पूछ रही थी कि ऐसा क्या देखा उन्होंने, लेकिन महेश जी कुछ बता नहीं पा रहे थे। तारा की माँ को लगा कि शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। यही सोच वो महेश जी को फिर से चारपाई पर लिटाकर अंदर कमरे की तरफ जाने लगी। तारा की माँ वहां से एक दो कदम ही आगे बढ़ी थी कि तभी पीछे से महेश जी एकाएक हवा में झूलने लगे। महेश जी की जोर से चीख निकल गई। महेश जी की चीख सुनकर तारा की माँ पीछे मुड़ी तो महेश इस तरह हवा में झूलता हुआ देख वो भी बहुत ज्यादा डर गई। तारा की माँ ने जोर से आवाज लगाते हुए तारा को बुलाया, तारा। बाबा की चीख और माँ की आवाज सुनकर तारा दौड़कर बाहर की तरफ भागी। बाहर का मंजर देखकर आज पहली बार तारा भी बहुत ज्यादा डर गई। लेकिन जैसे ही काले साए ने बाहर खड़ी तारा को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने महेश जी को छोड़ दिया। हवा में झूलते हुए महेश जी धड़ाम से चारपाई पर आकर गिरे। इतनी ऊंचाई से गिरते ही महेश जी की कमर अकड़ गई और एक बार फिर उनके मुंह से जोर से चीख निकल गई, आह! कटीली उस वक्त मायापुर गांव में ही मौजूद थी। मायापुर में किसी काले साए की गतिविधि का आभास कटीली को हो गया था। वो उस काले साए को ढूंढते हुए तारा के घर तक भी पहुंच चुकी थी। तारा के घर के ऊपर पहुंचने के बाद जब कटीली ने उस काले साए, क्योंकि ये वही काला साया था जिसे पत्थर भुज बाबा ने बहुत समय पहले मुक्त कर दिया था। कटीली के लिए ये चौंकाने वाली बात थी कि आखिर एक मुक्त किया हुआ काला साया वापस काला साया कैसे बन सकता है। इस बात का पता लगाने के लिए कटीली ने तय किया कि वो उस काले साए का पीछा करेगी और इस बात की तह तक पहुंचेगी कि आखिर वो काला साया तारा के साथ क्या करेगा। उधर महेश जी के चारपाई पर गिरते ही तारा की माँ और तारा दोनों महेश जी की तरफ भागे। चूंकि तारा की माँ तो महेश जी से बस 2-3 कदम ही दूर थी, इसीलिए तुरंत पहुंच गई। लेकिन तारा जैसे ही महेश जी की तरफ दौड़ते हुए बढ़ने लगी, अचानक से एक अदृश्य हाथ ने उसका गला पकड़ लिया। तारा वहीं पर खड़े खड़े छटपटाने लगी। तारा उस अदृश्य हाथ से खुद को छुड़ाने की पूरी नाकाम कोशिश कर रही थी। ये सब देख महेश जी और तारा की माँ बहुत ज्यादा डर गए। महेश जी कमर के अकड़ने की वजह से उठ नहीं पा रहे थे और तारा की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो महेश जी के पास रुके कि तारा के पास जाए। तभी उस काले साए ने तारा को हवा में ऊपर उठा लिया। ये देख तारा की माँ रोते हुए गुहार लगाने लगी, कौन हो तुम? छोड़ दो मेरी बच्ची को। लेकिन उस काले साए ने किसी की एक ना सुनी। उस काले साए ने हवा में झूलती तारा को धीरे धीरे अपने अंदर समाहित कर लिया। जैसे ही वो काला साया तारा के शरीर में प्रवेश किया, तारा को एक जोर का झटका महसूस हुआ। तारा के शरीर में भी अब एक अलग ही तरह की ऊर्जा का संचार हो चुका था। आड़े टेढ़े पैर रखते हुए तारा बाहर मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। ये देख अब महेश जी से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ने की कोशिश में चारपाई से नीचे गिर गए, लेकिन अभी भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए घसीटते हुए तारा की तरफ बढ़ने लगे और तारा के पैर पकड़ते हुए उस काले साए से कहने लगे, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? छोड़ दो मेरी बेटी को। उस काले साए ने गुस्से में जोर से पैर झटका, जिसके साथ ही महेश जी दूर जाकर दीवार से टकराए। ये देख तारा की माँ दौड़कर महेश जी की तरफ भागी। वहीं खड़े खड़े तारा ने अपनी गर्दन को पूरा पीछे की तरफ मोड़ दिया, जिसे देखकर महेश जी और तारा की माँ की आंखें ये चकरा गई। तारा ने उन दोनों को अपनी डरावनी आवाज में ललकारते हुए गुस्से में कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से। अगर मेरे रास्ते में आने की या पीछा करने की कोशिश की, समझ लेना तुम्हारी बेटी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। ये कहकर तारा अपनी गर्दन को
फिर अपनी जगह ले आई और घर के बाहर की तरफ बढ़ने लगी। अपनी बेटी को इस जाता देख तारा की माँ से रहा नहीं गया। वो दौड़कर तारा का पीछा करने को हुई, लेकिन इसके पहले ही तारा घर के मुख्य दरवाजे के बाहर निकल चुकी थी और तारा के घर के बाहर निकलते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तारा की माँ लाख कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा खोल नहीं पाई। जब दरवाजा नहीं खोला तो आव देखा न ताव दीवार चढ़कर गली में कूद गई, लेकिन तब तक वो काला साया वहां से बहुत दूर जा चुका था। वो काला साया तारा की माँ की नजरों से तो दूर जा चुका था, लेकिन कटीली ने उसकी नजरों से छिपकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब तारा की माँ को तारा दूर दूर तक नजर नहीं आई तो वो जोर जोर से रोते हुए लोगों को आवाजें लगाने लगी। अरे कोई है, काला साया मेरी बेटी को ले गया, कोई बचाओ मेरी बेटी को। तारा की माँ की रोने की आवाजें सुनकर आसपास के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। एक लड़के ने तारा की माँ को शांत करते हुए पूछा, शांत हो जाइए चाची और साफ साफ बताइए आखिर पूरी बात क्या है। तारा की माँ ने रोते हुए ही जवाब दिया, कैसे शांत हो जाऊं बेटा, कुछ देर पहले एक काला साया हमारे घर में घुस गया। पहले तो उसने तारा के बाबा पर हमला किया और फिर तारा को अपने साथ ले गया। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग भी थोड़े डर गए। उन्हीं लोगों के बीच खड़ी एक औरत ने पास खड़ी दूसरी औरत से धीरे से कहा, लगता है ये वही काला साया है जो लड़कियों को गायब कर रहा है और उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी औरत ने भी हामी भरते हुए कहा, सही कह रही हो बहन, इतने दिनों से वो शांत बैठा हुआ था, लगता है आज तारा को अपना शिकार बनाएगा। लोगों के बीच में खुसुर पुसुर हो रही थी कि तभी पड़ोस के आदमी ने कहा, अरे कोई जाओ और जाकर चंद्रकला को बुलाकर लाओ। ये सुनकर दूसरे आदमी ने इस बात से असहमति जताते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, चंद्रकला का घर यहाँ से बहुत दूर है, कुछ लोग जाओ और पत्थरभुज बाबा को बुलाकर लाओ, अब वही कुछ समाधान निकाल सकते हैं। ये सुनते ही कुछ लोग मिलकर बिना देरी किए पत्थरभुज बाबा की कुटिया की तरफ बढ़ने लगे। तारा जंगलों से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। वहीं कटीली हवा में उड़ते हुए तारा का पीछा कर रही थी, लेकिन शायद उस काले साए को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए ना जाने कब उस काले साए ने खुद को झाड़ियों के पीछे छिपा लिया और एकाएक कटीली की नजरों से ओझल हो गया। उसके बाद कटीली ने उस काले साए को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कटीली के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब कटीली उस काले साए और तारा को नहीं ढूंढ पाई तो थक हार कर वो वहां से चली गई। कटीली तारा को जंगलों में ढूंढ रही थी, लेकिन कटीली को चकमा देकर बहुत पहले ही जंगल से बाहर आ चुकी थी। लेकिन तभी तारा पर उस आदमी की नजर पड़ी जिस आदमी को यामिनी ने पत्थरभुज बाबा पर नजर रखने के लिए रखा हुआ था। रात के 12 बजे जब उस आदमी ने तारा को इस तरह चलते हुए देखा तो थोड़ा अचंभित रह गया। इसीलिए उसने तारा का पीछा करने का सोचा। उस आदमी ने कुछ दूर तक पीछा किया ही था कि तभी उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। वो देखकर उस आदमी ने मन ही मन कहा, ये बात तो मुझे मालकिन को जरूर बतानी चाहिए, लेकिन इतनी रात को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन अगर नहीं बताया तो मालकिन मेरी जान ले लेगी। हिम्मत करके वो आदमी वहां से हवेली की तरफ निकल गया। लेकिन इतनी रात को यामिनी से मिलना भी आसान काम नहीं था और ना ही किसी को बताकर मिलने जा सकता था। इसीलिए दबे पांव हवेली की दीवार कूदकर वो आदमी सीधे यामिनी के कमरे की खिड़की के पास पहुंच गया। खिड़की से अंदर झांका तो उसने देखा कि कमरे के अंदर पलंग पर यामिनी और माधव दोनों सो रहे थे। उस आदमी ने खिड़की खटखटाई और दूर जाकर छिप गया। उसे डर था कि कहीं माधव उठकर ना आ जाए। वो खिड़की की तरफ देखता रहा, लेकिन जब उसने खिड़की के पास यामिनी को देखा तो उसकी जान में जान आई। वो दौड़कर वापस खिड़की की तरफ भागा। इससे पहले कि यामिनी वापस जाती, वो आदमी खिड़की के पास पहुंच गया। इतनी रात को उस आदमी को देखकर यामिनी को
बहुत गुस्सा आया। यामिनी ने पीछे मुड़कर माधव की तरफ देखा और गुस्से में खिड़की खोलकर दांत पीसते हुए कहा, तुम क्या मूर्ख हो गए हो? इतनी रात को तुम्हें किसने आने को कहा था? जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा, माफ करना मालकिन, खबर ही ऐसी थी कि इतनी रात को आना पड़ा। ये सुनकर यामिनी भी थोड़ी शांत हुई और उस आदमी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं बाहर आती हूँ। ये कहकर यामिनी दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगी। आखिर ऐसा क्या देखा था उस आदमी ने कि उसे इतनी रात को यामिनी के पास आना पड़ा? और आखिर कौन है ये नया काला साया जिसने मायापुर में आतंक मचाया है और क्या मकसद है इसका?